सबको नमस्कार। मैं डॉक्टर वीर सिंह आज एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आया हूं। आज मैं आपके सामने भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही दो मुख्य योजनाओं के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन से संबंधित है, जिसमें आप सभी जानते होंगे, लेकिन उसको मैं पूरी तफसील से आपको जो है समझाना चाहता हूं कि उसके फायदे क्या हैं, उसके तरीके क्या हैं, कि कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और इसको कैसे जो है इसको क्रियान्वित कर सकते हैं, इसको कैसे क्या प्रोसीजर है जो इसके लाभ को लेने के लिए। तो आज मैं विशेष रूप से दो योजनाओं के बारे में बात करूंगा, जिसमें पहली है कि किसान क्रेडिट कार्ड, जो आप बहुत पहले से जानते हैं और पहले सुने भी हैं। किसान क्रेडिट कार्ड जो होता था पहले के समय में, वो केवल कृषि के लिए बनता था। आपके पास खेत होता था, उसकी खतौनी आप लगाते थे बैंक में, आपका एक क्रेडिट कार्ड बनता था जिस पर एक आपके खेत की हिसाब से, जितना भी आपके पास एकड़ खेत है उसके हिसाब से आपकी एक निश्चित धनराशि, एक लिमिट सीमा तय की जाती थी बैंक के द्वारा, और वो आपको पैसा क्रेडिट कार्ड में आपके कार्ड में अकाउंट में रहता था और पूरे साल में आप उसको उपयोग करते थे बीज और फर्टिलाइजर या रसायन को खरीदने के लिए। तो वो कार्य जो है वो पूरा का पूरा पैसा आपको अपनी खेती को उन्नत कृषि में बदलने के लिए दिया जाता था। लेकिन सरकार ने ये बात इस चीज को महसूस किया कि केवल कृषि के से ही सारा कुछ संभव नहीं है, किसानों की आय को बढ़ाया जाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार ने पशुपालन को, जो पशुपालन है, इसको पहले तो कृषि मंत्रालय से इसको अलग करके एक अलग मिनिस्ट्री बनाया है। अब उसके साथ साथ ये भी प्रावधान किया गया है, प्रोविजन किया गया है कि जिस तरह से कृषि का क्रेडिट कार्ड बनता था, उस तरह से क्रेडिट कार्ड पशुपालन घटक में भी बनाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक किसान जो भी है, जिसके पास खेत है, खेती करता है, पशुपालन करता है, तो अब उसके पास दो क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, एक खेती का और एक पशुपालन का। तो उससे ये फायदा हुआ कि आपके हाथ में ज्यादा पैसा होगा, ज्यादा फंड होगा, आप उसको ज्यादा तरीके से निवेश कर सकते हैं। कृषि का कृषि में करिए, पशुपालन का पशुपालन में करके आप ज्यादा इनकम कमा सकते हैं। तो आज मैं विशेष रूप से पशुपालन क्रेडिट कार्ड के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। इसके जो तरीके हैं, कैसे आपको बनना है, कहाँ से बनना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज हैं जिसको आपको पूरा करना है, तो उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। इसमें देखिए, सबसे पहली चीज है कि सबसे पहले तो आपका अकाउंट किसी न किसी बैंक में होना चाहिए, वो आजकल सभी के पास है। दूसरी चीज, इसमें इस योजना में कुछ मापदंड तय किए गए हैं, जिसमें से कि ज्यादातर बैंक में एक पशु पर 40,000 रुपए दिया जा रहा है। अब देखिए, इसमें क्या है, कुछ लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठते हैं कि जो पशुपालन क्रेडिट कार्ड है, इसका हम किस तरह से उपयोग करेंगे, या इसका हमें किस तरीके से उपयोग करना है, इसका लाभ कैसे लेना है। सबसे पहली बात मैं बता दूं आपको कि जो भी केसीसी, जो किसान क्रेडिट कार्ड पशुपालन बन रहा है, वो आपको पशु खरीदने के लिए बिल्कुल नहीं बन रहा है। इसमें जो भी पैसा होगा उसका उपयोग पशु को खरीदने के लिए नहीं किया जाना है। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से आपको समझना है। ये पैसा आपके पास पहले से रखे हुए पशुओं को खिलाने पिलाने, उनकी स्थिति में सुधार करने, उनकी उत्पादकता को बढ़ाने में करना है, जिससे कि आप ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करें, दूध का उत्पादन करें और आपकी आय में वृद्धि हो, आप उससे कुछ इनकम करें और फिर इस पैसे को वापस करें। तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये है कि पहली बात कि आपको इस पैसे से कोई भी नया पशु नहीं खरीदना है, जो पशु हैं उसी पशुओं की आपको उसकी खिलाने पिलाने या उसके पालन पोषण में आपको इसका व्यय करना है और उससे आय अपनी बढ़ानी है, नंबर एक। दूसरी चीज ये है, एक पशु पर 40,000 का निर्धारण किया गया है कि साल भर में, पूरे एक साल में लगभग 40,000 रुपए खर्च हो जाएंगे उसके खिलाने पिलाने में। तो इस तरीके से आप जो है 4 पशुओं में, अगर 4 पशु आपके पास हैं, तो आपकी लिमिट कितनी बनती है, 1,60,000 रुपए। तो अभी एक इसमें भी गाइडलाइन आई हुई है, एक निर्देश आया हुआ है कि देखिए, आप जब भी बैंक के पास जाते हैं, किसी तरह का ऋण लेते हैं, ये भी एक तरह का ऋण है, लेकिन उस तरह का भयभीत करने वाला ऋण नहीं है कि आप इसके इंटरेस्ट से, ब्याज से परेशान हो जाएं और डर जाएं कि आप बिल्कुल इसको करा ही ना। कुछ लोग होते हैं जो बैंक के लोन से डरते हैं, लेकिन इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। इसमें देखिए क्या है कि आप सपोज मान लीजिए आपके पास 4 पशु हैं, तो आपकी लिमिट क्या होगी, 1,60,000। 1,60,000 तक के लिमिट की किसान को किसी भी तरह की संपत्ति को गिरवी रखने की या मॉर्टगेज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें बैंक आपसे कोई भी अतिरिक्त जो है
ये नहीं कहेगा कि 1.5 लाख का आपका केसीसी बन रहा है तो आप 3 लाख या 5 लाख का मुझे कोई प्रॉपर्टी दीजिए जिसको कि मैं इसके साथ संलग्न करूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1,60,000 से ऊपर की लिमिट होने पर ही आपको अतिरिक्त जो है सूचनाएं या संपत्ति का ब्यौरा बैंक को देना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपको 1,60,000 मिलने का क्या मतलब है ये भी समझना जरूरी है कि सपोज आपका मान लीजिए केसीसी बन गया जिसका की सीमा निर्धारण 1,60,000 रुपए हो गया बैंक के द्वारा। इसका तात्पर्य यह है कि हर एक प्रत्येक फाइनेंशियल ईयर में की पहली तारीख को, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च का फाइनेंशियल ईयर आता है, तो 1 अप्रैल को आपके क्रेडिट कार्ड के खाते में 1,60,000 रुपए आ जाएंगे। उसका 1,60,000 रुपए आपके पूरे साल के लिए आपको उपलब्ध रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि 1,60,000 रुपए आपके क्रेडिट कार्ड के खाते में आ गए तो इसका मतलब आपको पूरे का इंटरेस्ट भी देना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब 1,60,000 में जितना पैसा आप निकालते हैं, व्यय करते हैं, उसी का इंटरेस्ट देना है। अब बात आती है कितना इंटरेस्ट देना है। उसमें जो सरकार ने अब तक मानक तय किए हैं वो 7% का है। 7% में है, वो भी सरकार ने कुछ और इसमें प्रावधान किए हैं जो कि किसानों के लिए आकर्षक बनाने के लिए, उनके अंदर जो है ईमानदारी की भावना को विकसित करने के लिए, जो किसान 1 साल के अंदर अंदर क्रेडिट कार्ड के खाते से निकाले हुए पैसे को खर्च करने के बाद 1 साल के अंदर अंदर अगले 31 मार्च से पहले पुनः उसको बैंक को वापस कर देता है, उसके 7% के ऋण की जो दर है उसको घटाकर 4% कर दिया जाएगा। मतलब 3% ब्याज में भी आपको लाभ होगा। अब देखिए दूसरी बात और है समझने की कि मान लीजिए आपने उधार किसी और से, प्राइवेट किसी आदमी से आप लेते हैं तो वो कितना चार्ज करता है, उसकी दर को की आप कल्पना नहीं कर सकते। वो 10% महीने का चार्ज करता है, इंटरेस्ट लेता है, आपसे ब्याज लेता है। लेकिन यहाँ पर आप 7% अधिकतम, और अगर आपने समय से उसको जमा किया तो 4% की दर से ही आपको देना है। अगर मान ले 40,000 रुपए आपने खर्च किए तो साल भर में आपको कितना ब्याज देना है, 1,600 रुपए मात्र। तो देखिए ये कितना ही सुगम और कम है। इस दर पर ब्याज आपको कोई नहीं देने वाला है। तो अगर आपके पास कृषि का अलग, पशुपालन का अलग है, 2 क्रेडिट कार्ड है, तो आपके हाथ में हमेशा 3 लाख से 4 लाख रुपए आपके पास इमरजेंसी फंड अवेलेबल होगा। किसी भी तरह की समस्या से निपटने के लिए, या तो पशुपालन हो या कृषि हो, उससे निपटने के लिए आप इस जो है फंड का, इस पैसे का उपयोग बिना किसी दबाव के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी से उधार लिए, ऐसे व्यक्ति से उधार लिए जो कि आपका शोषण कर सकता है, उससे बच सकते हैं और आप कभी भी इस पैसे का उपयोग कर सकते हैं। और अगर आप समय से किसी वजह से नहीं भी दे पाते हैं तो आपका कोई शोषण नहीं कर सकता, आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकता, आप कुछ अंतराल के बाद उसको जमा कर सकते हैं। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना है। अब बात आती है कि केसीसी जो पशुपालन है वो बनेगा कहाँ से। वो बनेगा वहीं से जहाँ से केसीसी कृषि का बनता था, बैंक बनाता है। क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड बैंक बनाता है। इसमें पशुपालन जो केसीसी क्रेडिट कार्ड है वो कैसे बनेगा, उसकी क्या प्रोसीजर है, क्या फॉर्मेलिटी। सबसे पहला तो इसकी जो प्राथमिकता है कि आपके पास पशु होने चाहिए, पशु होने चाहिए और उनकी टैगिंग अवश्य हुई हो। आजकल एनएडीसी की प्रोग्राम चल रहा है, सभी जानते हैं। प्रत्येक ग्राम सभा में एक हेल्पर और एक वैक्सीनेटर है, उसके पास ये टैग अवेलेबल है, उनसे कहा भी गया है। तो ये टैगिंग मस्ट है, इसके बिना आपका कोई भी काम आगे पशुपालन से संबंधित नहीं हो सकता। इसलिए आप इसको हर हाल में कराएं और सुनिश्चित कराएं कि आपका पशु जो है टैग है। तो सबसे पहले केसीसी पशुपालन के लिए आपके पास पशु होना चाहिए, उसकी टैगिंग होनी चाहिए और उसका इनाम पोर्टल पर पंजीकरण होना चाहिए, जो कि आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें आपको केवल सहयोग करना है। आपके ग्राम पंचायत में इस काम को करने के लिए लोग हैं और कर रहे हैं। बस जब वो आपके पास आए तो आप सहयोग करके टैगिंग करवाएं, अपनी सूचनाएं उनको दें। तो इसके बाद क्या होता है कि आपको इसका फॉर्म चाहिए, इसका एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। इसके लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क कर सकते हैं, वहां पर भी फॉर्म अवेलेबल है। और आपके संबंधित जो बैंक शाखा है वहां से भी आपको ये प्राप्त हो सकता है। तो अब बात आती है कि आप जब एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, जमा करते हैं शाखा में, तो बैंक की शाखा में, तो उसके साथ कौन कौन से जो कागजात हैं, प्रपत्र हैं, आपको संलग्न करने चाहिए। देखिए, एक तो मेन होता है कि उसका जो फॉर्म है, उसका जो एप्लीकेशन है वो आपका होना चाहिए। दूसरी चीज कि उसके साथ आपका आधार कार्ड की फोटोकॉपी संलग्न होनी चाहिए। तीसरी चीज कि उसके साथ जो है आपके बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी संलग्न होनी चाहिए। और चौथी चीज कि आपकी
कोई भी खतौनी जिसमें आपका नाम हो उसको संलग्न करना चाहिए। खतौनी लगाने से आपको इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि आपका कुछ उसमें मॉर्गेज हो रहा है। वो चीज तभी होगी जो मैं पहले बता चुका हूँ कि 1,60,000 से ज्यादा की लिमिट का अगर केसीसी आप अपना बनवाते हैं तभी आपकी संपत्ति को उसके साथ संलग्न किया जाएगा, अन्यथा की स्थिति में इसकी आवश्यकता नहीं है। ये बैंकर ज्यादातर जो हमारा व्यक्तिगत अनुभव रहा है वो खतौनी इसलिए मांगते हैं कि आपके स्थायी पते को, आपके निवास को वेरीफाई करते हैं कि किस आदमी का खेत है, वो इस गांव का निवासी है। क्योंकि अगर उस तरह की व्यवस्था वो ना करें तो बाहर के लोग भी आकर के केसीसी बनवाएंगे जो कि उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता है और उनको वेरीफाई करना संभव नहीं होगा। और दूसरी चीज के बाद देखिए, एक तो ये हो गई कि ये सारी चीजें आपको फॉर्म आप एप्लीकेशन लेने के बाद, ये कागज उसमें संलग्न करने के बाद अपने संबंधित निकटस्थ जो पशु चिकित्सालय है, पशु चिकित्सा अधिकारी के पास आप जाएं, उनको अपने पशुओं की संख्या दें, पशुओं का टैग नंबर दें और उनसे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लें। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र पशु चिकित्सा अधिकारी तभी देंगे जब आपके पशु की टैगिंग होगी। टैगिंग आवश्यक है, इसके बिना आपका काम नहीं हो सकता। कान में छल्ला लगवाना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके बिना आपके पशु का सत्यापन नहीं हो सकता कि आपका पशु कौन सा है। पशु का कोई निशान होता है, शरीर का ऐसा कोई निशान नहीं होता है जो कि आगे के पशुओं से, दूसरे पशुओं से अलग होता है। इसीलिए उनके कान में एक छल्ला लगाया जाता है जिसमें 12 अंकों का एक नंबर होता है जो कि पूरे भारत में उसका अपना यूनिक नंबर होता है और किसी पशु का नंबर नहीं होता है जिससे वो अलग होता है। तो ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज जो है इसमें ये है कि भारत सरकार ने इसमें कुछ प्राथमिकताएं भी निर्धारित की हैं। इसमें प्राथमिकताएं वो निर्धारित की हैं कि उन कृषकों का जिनके जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना में आते हैं, जिनके खाते में 2,000 रुपए आता है, उनको प्राथमिकता के आधार पर केसीसी पशुपालन निर्गत किया जाना है। दूसरी चीज कि जिनके पास कृषि का पहले से केसीसी है, खेती का जो है, उनको भी प्राथमिकता के आधार पर करना है। तो ये तो प्रोसीजर ही जो आपको बताया मैंने कि इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसमें आप अपने निकटस्थ पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क करेंगे, वो आपकी काफी मदद करेंगे और आपको एक रास्ता दिखाएंगे। इसके बाद जब आपका फॉर्म पूरा हो जाए तो आप इसे ले जा करके अपने संबंधित ब्रांच में उसको, जो फील्ड अफसर है या तो उसे या ब्रांच में, आप इसको रिसीव जरूर कराएं और प्राप्ति प्राप्त करें। क्योंकि जब तक आप रिसीविंग नहीं लेंगे उनसे, तब तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म की कोई भी जो है वो नहीं है, वैलिडिटी नहीं है कि वो कहाँ गया, उस पर क्या कार्यवाही हुई। तो ये चीज देखना है कि आपको अपने पशुओं की संख्या सही बतानी है, उसकी टैगिंग करनी है, उसका स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेना है और उसके साथ संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स हैं, कागजात हैं, वो संलग्न करना है। तभी इसको पशु चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से भी आप इसको प्रेषित करवा सकते हैं। इसके बाद ये है कि देखिए, किसी भी योजना में समस्याएं तो हैं, उसके जो है क्रियान्वयन में समस्याएं आती हैं, लोग परेशान होते हैं, लेकिन अगर हम इसमें लगे रहेंगे, इसमें प्रयास करेंगे, एक स्तर पे अगर कोई समस्या है तो उससे ऊपर के स्तर तक ये अपनी समस्या को पहुंचाएंगे, तो कहीं ना कहीं जाकर के इसका समाधान जरूर निकलेगा। और आप इसको थोड़ा सा दूसरे नजरिए से भी देखिए कि अगर कोई समस्या आती भी है बनने में, तो एक बार अगर आपका केसीसी पशुपालन, केसीसी कृषि आपके पास पहले से है, अगर केसीसी पशुपालन भी बन जाता है तो आपके पास एक अच्छी मात्रा में फंड, पैसा अवेलेबल रहेगा। कम से कम 3 लाख रुपए आपके पास इमरजेंसी फंड होगा। कभी भी किसी भी तरह की समस्या से आप जो है लड़ने में सक्षम होंगे। पैसा आपके पास होगा, आपको किसी और से पैसा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जहां पर कि आपको तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो ये केसीसी पशुपालन के बारे में मैंने एक समरी आपको दिया है, सारांश दिया है। दूसरी योजना मैं बताता हूँ। पहली बात, इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, केसीसी पशुपालन ये भारत सरकार की तरफ से निर्देश है कि इसमें सभी पशुपालकों का जो इस तरह की व्यवस्था की जाए, उनको कार्ड दिया जाए, जिससे आर्थिक स्वावलंबन भी होगा और इंडिपेंडेंसी भी होगी। दूसरी योजना जो एक बहुत ही अच्छी योजना है, जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के दोनों के सहयोग से चल रही है, वो पशुधन बीमा। देखिए, पशुधन बीमा बहुत ही अच्छा स्टेप है। इसमें भी कुछ दिक्कतें हैं, लेकिन जो दिक्कतें आती हैं, मैं आपको बताऊं व्यक्तिगत अनुभव से, वो हमारी गलतियों से कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं। तो अगर हम अवेयर होंगे, हम जानकार होंगे और अपना काम सही ढंग से करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि उस तरीके की समस्याएं आएंगी। तो अब पशुधन बीमा में देखिए क्या है कि ये पूरी बहुत
बड़ी सब्सिडी राहत इस पे सरकार दे रही है कि इसमें 2 तरह के गाय और भैंस का जो है बीमा होता है। इसमें से गाय का अधिकतम मूल्य 40,000 तक का बीमा होता है और भैंस के लिए 50,000 तक का बीमा होता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो इसका प्रीमियम होता है उसका 75% प्रीमियम जो है भारत सरकार और राज्य सरकार वहन करती है। केवल 25% प्रीमियम जो होता है अंश वो किसान को देना पड़ता है। और ये चीज SC/ST केस में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं, लाभार्थी हैं, उनके लिए तो और भी ज्यादा सहूलियत है कि उनका तो प्रीमियम जो सामान्य श्रेणी के जो पशुपालक है उसका भी आधा हो जाता है। और दूसरी चीज ये है कि इसमें भी क्या आप ये जानना आप चाहेंगे कि इसको हम कैसे इसका लाभ ले सकते हैं। इसके लिए भी आप अपने निकटस्थ जो पशु चिकित्सालय है वहाँ के पशु चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कीजिए। और इसकी सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि आपके पशु की ईयर टैगिंग, कान का छल्ला लगा हुआ होना चाहिए। बहुत से लोग इस काम से कतराते हैं, उनको किस तरह की उनके मन में भय है या किस तरह की भ्रांति है, वो चीज कुछ लोगों में अभी भी है जो नहीं चाहते कि कान में टैगिंग लगे। लेकिन समस्या ये भी है कि अगर आप टैग नहीं लगवाएंगे तो आप कभी भी क्लेम नहीं पा सकते। अगर कभी भी दुर्घटना होती है आपके पशु के साथ और सर्वेयर आता है, देखता है, अगर उसमें कान में छल्ला नहीं मिलता है, वो भी सही स्थिति में नहीं मिलता है, तो आपका क्लेम 100% जो है डिफॉल्ट हो जाएगा, आपको क्लेम नहीं मिलेगा। फिर आप क्या करते हैं, पूछते हैं पशु चिकित्सा अधिकारी को गलत ठहराते हैं, कंपनी को गलत ठहराते हैं। लेकिन जो पशुधन बीमा होता है वो पशुधन बीमा कंपनी अपने शर्तों पे करती है, उसके कुछ नियम कानून होते हैं और आप उसको मानते हैं, फिर वो बीमा आप स्वीकार करते हैं और बीमा कंपनी करती है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, समस्या नहीं है। हम लोगों की कमी जो अज्ञानता है वो उनको हमारे खिलाफ काम करने के लिए जो है अवसर देती है। तो इसमें क्या, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको बीमा कराना है तो सबसे पहले अपने पशु की कान में छल्ला लगवाना पड़ेगा। जो आज की स्थिति है, आज के समय में ये काम अपने आप ऑटोमेटिक बिना किसी शुल्क के जो है NADC प्रोग्राम, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आपकी ग्राम पंचायत में जो भी वैक्सीनेटर है वो कर रहा है। और ज्यादातर लोग करवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं करवा रहे हैं, वो इस योजना में इस तरह का कोई भी लाभ पाने में जो है के लिए वो नहीं होंगे, उनको अभ्यर्थी नहीं, लाभार्थी नहीं बन पाएंगे। तो ये चीज आपको देखनी है कि सबसे पहले अपने पशु की टैगिंग करानी है। टैगिंग कराने के बाद बीमा के बारे में आप संपर्क कर सकते हैं। मैं ये बता दूं आपको कि जो प्रीमियम का एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको कि जो सपोज मान लीजिए आपने 40,000 के पशु का बीमा करवाना चाहते हैं, अगर उसका वास्तविक प्रीमियम 1,000 रुपया है, अगर बैंक में आप जाके बीमा करवाते हैं किसी भी कंपनी से, तो सामान्य रूप से वो आपसे 1,000 रुपए अगर वो लेता है, 1,000 रुपए अगर वो लेता है, तो यहाँ पर योजना में आप लेंगे तो मात्र आपको 250 से 300 रुपए ही देने हैं। बाकी के 700 रुपए भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के उसको उठाती है। तो ये देखिए कितना बड़ा फायदा है आपको। और अनुसूचित जाति जनजाति के केस में ये धनराशि 250 से घटकर 125 रुपए या 150 रुपए तक आ जाती है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है कि प्रीमियम में जो आप खुद करवाएंगे तो आपको बहुत बड़ी धनराशि देनी पड़ेगी, लेकिन योजना में करवाएंगे तो आपको बहुत कम मात्रा में देना पड़ेगा। अब दूसरी चीज ये है कि बीमा होना कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन समस्या आती है, बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि क्लेम नहीं मिलता है। लेकिन जो मेरा अनुभव है उसमें क्लेम न मिलने का कारण, ज्यादातर कारण जो है हम लोग खुद होते हैं, लाभार्थी होते हैं, क्योंकि उनको या तो प्रक्रिया का ज्ञान नहीं होता है या प्रक्रिया होने पर भी उसको उस संजीदगी से या उस सीरियसनेस के साथ नहीं लेते हैं कि हमको उसको फॉलो करना है, उसको मानना है। क्योंकि बीमा कंपनी को पैसा देना होता है, एक बड़ी मात्रा में पैसा देना होता है, तो वो केवल ये रास्ते निकालते हैं कि कैसे पैसा न देना पड़े। वो आपकी गलतियां ढूंढते हैं और हम उनकी मदद करते हैं अपनी गलतियां करके। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें गलतियां नहीं करना है। उसमें सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं कि देखिए, कभी खुदा न खास्ता अगर कोई घटना होती है तो हमारा सबसे पहला दायित्व होता है कि हम तुरंत तत्काल जो पॉलिसी बॉन्ड होता है उसके पीछे एक आपको टोल फ्री नंबर मिलता है, उस टोल फ्री पर कॉल करके आप जो है उस कंपनी को बता दें कि आपके पशु के साथ दुर्घटना हो गई है
और उसकी मृत्यु हो गई है और उसका क्लेम रजिस्टर किया जाए, तो रजिस्टर करने के लिए आपको तत्काल ये काम करना है। ये नहीं कि आप इंतजार करते रहें, कहीं इधर उधर इंतजार करते रहें, इधर फोन करते रहें, उधर फोन करते रहें, इसमें विलंब नहीं करना है। नंबर 1, जब भी आप इस चीज की सूचना बीमा कंपनी को दें तो जो आपको बीमा का कागज मिला है, पशु चिकित्सा अधिकारी ने दिया है, तो बीमा का बॉन्ड भी आता है, वो दिया है, उसमें संबंधित जो नंबर होता है, कवर नोट नंबर होता है या पॉलिसी नंबर होता है, उसको जरूर बताएं कि ये पॉलिसी नंबर है और पशु का टैग नंबर ये है, मृत्यु की तिथि ये है, मृत्यु का समय ये है, गाय है, भैंस है, जो भी है। आपको ये चीज कंफर्म करनी है, उनको बतानी है, सही बतानी है। आपने कंप्लेन किसी और चीज की करी, किसी और टैग नंबर को बता दिया, और सर्वेयर जब आता है तो आप कोई और पशु दिखा देते हो, आपको कभी भी क्लेम नहीं मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान दें। दूसरी चीज क्या करते हैं कि हम फोन पे जब बताते हैं, बताते चले गए, कोई बात नहीं, लेकिन उसको कहीं हम नोट करके नहीं रखते हैं। सर्वेयर जब आता है वो कुछ पूछता है तो हम कुछ और बता देते हैं, क्योंकि हम भूल जाते हैं। सर्वेयर जब तक आता है तब तक हमारा ध्यान हो जाता है और उसको हम कैजुअली लेते हैं, बहुत ही आसान लेते हैं। ठीक है, 5 नहीं 7 बता दिया, क्या फर्क पड़ता है, ऐसे नहीं वैसे मर गई, क्या फर्क पड़ता है। ट्रीटमेंट कौन किया था, उन्होंने किया था, इन्होंने किया था, पहले उनको बताया, अब इनको बता देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये बीमारी हुई थी, वो बीमारी हुई थी, ये बताया था, वो बताया, क्या फर्क पड़ता है। टैग नंबर उस समय कुछ और बता दिया और जब वो सर्वेयर आया तो कोई और टैग नंबर दिया। पॉलिसी होल्डर जो मालिक था उसका नाम आपने फोन में कुछ और बता दिया और जब ग्राउंड में आया तो कहीं नहीं ये है। तो इस तरीके की चीजें हम बहुत कॉमनली करते हैं, इसीलिए हमारा क्लेम डिफॉल्ट होता है, इसका फायदा कंपनी उठाती है। तो आप जब भी क्लेम के लिए फोन करें, इन्फॉर्म करें, उनको सूचना दें, तो जो भी बताना है पहले से कागज पे लिख लें और उसी सूचना को आप जो है दोबारा जब भी आपसे क्वेरी आती है, पूछा जाता है, तो वही चीज उसको बतानी चाहिए। और जब भी आप सूचना दें तो आपका कवर नोट जो संख्या हो, पशु का टैग नंबर जो हो, वो सब चीजें हर बार मैच होनी चाहिए। क्योंकि जब वो सर्वेयर, जैसे ही आप फोन करेंगे 24 घंटे के अंदर अंदर एक सर्वेयर कंपनी डिप्यूट करती है, एक आदमी को वो फिक्स करती है, उसका मैसेज भी आपके पास आता है लोकली। उसका काम होता है कि वो आकर के वेरीफाई करता है कि हाँ वास्तविकता में पशु मरा है कि नहीं, और उसका टैग नंबर चेक करता है, पशु मालिक से मिलता है और उसको एक कागज का सेट ऑफ पेपर्स देता है, एक क्लेम फॉर्म देता है, जिसमें कि आपको, अब देखिए मैंने बताया कि आपको कंपनी को सूचित करना है, उसके साथ साथ आपको पशु चिकित्सा अधिकारी को भी सूचित कर देना है, जो संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी है क्योंकि उनको ही पोस्टमार्टम करना है और आगे के कुछ डॉक्यूमेंट्स पशु चिकित्सा अधिकारी को बताना है। तो जनरली क्या होता है, कुछ लोग केवल पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित करते हैं, कंपनी को भूल जाते हैं, या कंपनी को सूचित करते हैं, पशु चिकित्सा अधिकारी को जो है भूल जाते हैं। उस चीज में भी बहुत दिक्कत आ जाती है। तो दोनों को बताना है, डॉक्टर को भी बताना है और कंपनी को भी बताना है, एक ही चीज बतानी है, अलग अलग नहीं करना है। दूसरी चीज कि जब वो सर्वेयर आता है उसमें आपको कोई भी भिन्नता, डिफरेंस नहीं होनी चाहिए, एक समान सूचना दीजिए। उसके बाद वो आपको क्लेम फॉर्म देता है और उसके साथ एक लिस्ट देता है कि ये कागज इसके साथ आप लगाएंगे, वो सारी चीजें आपको लगानी है। और उसी कागज में कुछ ऐसे कागज होते हैं जिसपे की रिपोर्ट पशु चिकित्सा अधिकारी को लगानी होती है। वो कागज पशु चिकित्सा अधिकारी बनाते हैं और इसके बाद वो आपको देते हैं, फिर वो आप कंपनी को भेजते हैं। उसमें 1 से 2 महीने का समय लगता है और फिर वो आपका क्लेम पास होता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी छोटी छोटी मिस्टेक्स, कमियां जो हैं, गलतियां हैं, वो कंपनी को क्लेम ना देने के लिए एक अवसर देंगे। तो अगर आप पहले से तैयारी करेंगे, अपनी सारी चीजें लिख के रखेंगे, बताएंगे, फिर उसी को बार बार बताएंगे, तो फिर कहीं भी किसी तरह की जो है उसमें दो रूपता या कुछ इस तरह से भिन्नता नहीं आएगी, तो उसमें क्लेम में ज्यादा समस्याएं नहीं आएंगी। तो इस तरह की हैं। फिर भी क्लेम में कुछ समस्याएं हैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में होने की संभावना रहती है। छोटी छोटी गलतियों की वजह से वो क्लेम को होल्ड कर देते हैं। फिर पशु जो पालक हैं वो कहते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं है, गलतियां हम करते हैं इसलिए हमें लाभ नहीं मिल पाता है, इसलिए इन चीजों को सुधारना जरूरी है। दूसरी चीज, एक चीज मैं बताना उसमें रह गया कि जो बीमा होता है वो केवल मृत्यु का नहीं होता है, मृत्यु के साथ साथ जो है परमानेंट डिसेबिलिटी का भी होता है। परमानेंट डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जैसे पशु में मान लीजिए थनैला रोग हो गया,
चारों थन उसके बाद खराब हो गए तो फिर उस पशु की मूल्य 0 हो गया, 0 हो गया। उस केस में भी आपको कंपनी क्लेम देती है। पशु का एक्सीडेंट हो गया, एक पैर टूट गया, पशु जिंदा है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, फिर भी क्लेम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वो क्लेम मिलता भी है। तो उसका प्रीमियम मुश्किल से 10-20 रुपए ज्यादा होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोग, एक तो पहली बात 1 साल और 3 साल में 3 साल का अपना बीमा करवाएं और पीडीटी परमानेंट डिसेबिलिटी को ही ऑप्ट करें, जिससे कि आपको बीच में कोई समस्या पशु को होने से भी आपको क्लेम मिले। और इस योजना में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको इसके लिए सतर्क होने की जरूरत है। आप सतर्क रहेंगे तो इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरा अंतिम में निवेदन है कि आप लोग केसीसी पशुपालन और पशुधन बीमा योजना में के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर लें, अपने पशु चिकित्सालय से जो भी नजदीकी है उसे बात कर लें और उनके सहयोग से आप इस योजना का लाभ लें। और आप किसी भी तरह की फॉर्मेलिटी, जो भी उसकी प्रक्रिया है, उसमें कोई शॉर्टकट ना मारें, क्योंकि आप इसी तरीके से अगर शॉर्टकट मारेंगे तो उसका नुकसान आपको होगा। आप चाहेंगे बिना टैगिंग के आपका सारा काम हो जाए, बिना कागजात लगाए कुछ काम हो जाए, हो सकता है हो जाए, किसी तरीके से आप कर लें, उसको मैनेज कर लें, लेकिन आगे चल के आपको उस योजना का वास्तविक लाभ नहीं मिलेगा, तो फिर उससे कोई फायदा नहीं। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि और किस तरह के वीडियोस आपके लिए जरूरी होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।